अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हम ऐसे लोगों को पेश करते हैं जिन्हें देश की जनता प्यार करती है, दुलार करती है, मान और सम्मान देकर बड़ा बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग विवादों में फंस जाते हैं और फिर हम उन्हें आपकी अदालत में बुलाते हैं, उनसे सफाई मांगते हैं, जनता की तरफ से उन पर इल्जाम लगाते हैं। आपकी अदालत में आज पेश करें एक ऐसी शख्सियत को जो बार बार विवादों में घिरती है और उनसे हम बार बार सफाई मांगते हैं। प्लीज वेलकम योग गुरु स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव मौजूद हैं, देश की जनता मौजूद है, करोड़ों लोग जो इस शो को देख रहे हैं वो हमारे साथ हैं। मैं इस खास अदालत के इस खास मुकदमे के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जाने माने विचारक पुष्पेश पंत को, जो आज आपकी अदालत में जज होंगे। पुष्पेश पंत। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का ये सनसनीखेज मुकदमा शुरू करें, आज के जज पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। पुष्पेश जी, कार्रवाई शुरू की जाए। और स्वामी जी, इससे पहले कि मैं इल्जामात का सिलसिला शुरू करूं, आपको तो अनुभव है काफी सवालों के जवाब देने का। एक नजर उस पृष्ठभूमि पर डालेंगे जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है, योग गुरु स्वामी रामदेव पर। योग गुरु स्वामी रामदेव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। स्वामी रामदेव राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं, जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा करने और क्रांति करने का दावा किया है। सरकार अपना संवैधानिक दायित्व निभाते यदि 5 काम नहीं करती है तो फिर इस देश की जनता अपना संवैधानिक दायित्व निभाएगी। पिछले 10 वर्षों में स्वामी रामदेव ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने करोड़ों लोगों को सुबह जल्दी उठना, योग करना और स्वस्थ रहना सिखाया। स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद को मेडिकल जगत में सम्मान दिलवाया। योग और इलाज के लिए पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट बनाया। 500 करोड़ रुपए की लागत से फूड पार्क स्थापित किया, विश्वविद्यालय बनाया और विदेशों में भी योग को लोकप्रिय किया। फिर स्वामी रामदेव ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट ने भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी जैसे सवाल उठाए। हम योग भी सिखाएंगे, भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे, हम योग भी सिखाएंगे और काला धन भी हिंदुस्तान में लेकर के आएंगे आखिरी सांस तक। स्वामी रामदेव अगले लोकसभा चुनाव में भारत स्वाभिमान के उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम योग गुरु स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये राजनेताओं को धमकी दे रहे हैं। स्वामी जी, राजनेता मुझे ब्लडी इंडियन और डॉग कहें, वो मुझे गाली दे रहे हैं और आप आरोप मुझ पर लगा रहे हैं कि मैं उनको गाली दे रहा हूं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज मैं आपको क्या स्वामी जी कहकर संबोधित करूं या नेताजी कहकर संबोधित करूं? नेताजी शब्द की बहुत बेइज्जती कर दी है वर्तमान राजनेताओं ने। मैं रहूंगा योगी। लेकिन जो देश के नेता हैं उनको बड़ी परेशानी है। आप कहते हैं कि सारे नेताओं का, मंत्रियों का, चीफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमको पता नहीं लग रहा कि कहां काला धन है, किसके पास है। तो मैंने कही थी तुम्हारी सारी एजेंसियां फेल हो गई तो नार्को टेस्ट तो कर सकते हो, ये तो फेल नहीं होगा। क्योंकि ये कहते हैं हमको पता ही नहीं किसका पैसा है, कितना पैसा है। मैं कहता हूं 400 लाख करोड़ रुपए, ये कहते हैं नहीं नहीं इतना तो नहीं हो सकता। मैंने कहा जितना उतना बता दो। तो इनके पास यदि कोई माध्यम नहीं है तो मैंने इनको उपाय बताया। तो 5 उपाय वो भी बताए जिससे काला धन ये ला सकते हैं। फिर ये भी बताया कि भाई तुम डरते क्यों। मैंने कहा पहले मेरा करो। मैंने पहले अपना जो है प्रस्ताव दिया और फिर मैंने कहा जो भी लोग सत्ताओं के शिखर पर रहे उनके नार्को टेस्ट हो जाएंगे, कोई एजेंसी की जरूरत नहीं, अपने आप ही बता देंगे हाँ 10,000 करोड़ वहां पर जमा है।
लेकिन स्वामी जी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या वो एमपीज हो, ये देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो देश की जनता ने इनको देश को बचाने के लिए चुना था, बेचने के लिए नहीं। हमने इनको इसलिए नहीं चुना था कि भारत की पूरी दुनिया में बेइज्जती कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार के कारण से पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है। जो भारत सदाचार में नंबर 1 था उसको भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया। जो भारत पवित्रता में नंबर था उसको गंदगी में नंबर 1 कर दिया। यदि आज गंदगी का नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो हमसे बड़ा कोई हकदार ही नहीं हो सकता। ये किया किसने? इन बेईमान नेताओं ने किया। देखिए, मैं इस सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने में हमने कहां देरी की। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये पता चला कि 2G में स्कैम है, 2009 में एफआईआर दर्ज कर दी। जब कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार पता चला, गेम्स खत्म होते ही अगले दिन जांच शुरू हो गई, लोगों को जेल में बंद कर दिया। कितना करेंगे सर? आप ये बताइए, आजादी के 64 वर्षों में एक भी किसी भ्रष्ट व्यक्ति से क्या वसूली की गई है? आजादी के इन 64 वर्षों में करीब 400 लाख करोड़ रुपए की लूट हो गई, 1 रुपए की भी वसूली नहीं करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा बख्शा नहीं जाएगा, सबको दंड दिया जाएगा। दंडा है नहीं, दंड दिएंगे किससे? कानून इस देश का इतना कमजोर है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं बेखौफ होकर के दोनों हाथों से लूट रहे। पहले तो सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले, फिर हजारों, अब लाखों करोड़ के। स्वामी जी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी आदमी की बात सुने बगैर उसे फांसी में लटका दिया जाए। आदमी को अपनी सफाई देने का मौका तो देना चाहिए। न्याय की एक प्रक्रिया है। न्याय की प्रक्रिया का मैं विरोधी नहीं हूं, तो मैं तो कहता हूं इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए और जो है जिन लोगों ने लूटा है उनसे वसूली होनी चाहिए। और जब पड़ोसी देश चीन में भ्रष्टाचार करने वाले और मिलावट करने वाले, बलात्कार करने वालों के लिए मृत्युदंड या फांसी की सजा हो सकती है, तो भारत में भी जिस दिन यह कानून बन जाएगा कि लूटने वालों से पहले रिकवरी की जाए, वसूली की जाए और उसके बाद उनको सूली पर चढ़ाया जाए, तो हिंदुस्तान में 1 रुपए की भी लूट नहीं हो सकती। ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान में। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, ये लोकतंत्र है और चीन में डिक्टेटरशिप है। लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र है भाई साहब। यदि इसी को लोकतंत्र कहते हैं तो फिर लूट तंत्र में भ्रष्ट तंत्र के लिए कोई दूसरी परिभाषा करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन किसी को न अपील हो, न वकील हो, न दलील हो। हम चाहते हैं अपील हो, वकील हो, दलील हो, लेकिन उसके बाद में फिर इस देश में खाली लूट के बाद गिरफ्तारी कर ली, थोड़े दिन उसको जेल में डाल दिया और फिर जो है वो मौज कर रहा है। आज मान लीजिए ए राजा ने 1,70,000 करोड़ रुपए की लूट की, उसको आप 2 महीना जेल में डाल दीजिए, ये सजा कहां हुई? ये तो मजा है। इतने दिनों कोई भी रह लेगा, 2 महीने जेल में 1,70,000 करोड़ रुपए मिल जाए। लेकिन कानून अपना काम तो करेगा। कानून काम करेगा, लेकिन कानून में बदलाव की जरूरत है। अभी जो सजाएं हैं वो अपर्याप्त है और उसी के कारण से बेखौफ होकर के, केवल इसमें पॉलिटिशियंस की बात नहीं, इसमें कॉर्पोरेट जगत के लोग भी शामिल हैं। इसके अंदर जो है लूट के अंदर बहुत से ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। इसलिए ये जो 3 तरफ से लूट हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आखिर कठोर कानून तो बनाने ही पड़ेंगे। आप बार बार 400 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, कोई सबूत है? 400 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं, आपको अंदाजा है? ये 400 लाख करोड़ रुपए इतने होते हैं जिस दिन हिंदुस्तान को मिलेंगे, एक जिले को विकास के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। कोई बच्चा हमारा अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। नहीं, ये 400 लाख करोड़ की फिगर आई कहां से? हाँ, ये बताता हूं मैं आपको। इसमें कुछ तो मेरे पास में ये विश्व स्तर पर जो ब्लैक मनी के बारे में स्टडी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, एक टैक्स जस्टिस नेटवर्क है, ये है। और भारत सरकार ने अभी तक करीब 200 लाख करोड़ रुपए के तो बजट ही बना के लूटा। मेरे पास भी ऐसी एक स्टडी है। हाँ, तो वो भी आपकी लूंगा। फिर मैं एक आपको बहुत बड़ी चीज बताता हूं। खैर, ये चीजें अनुमानित तो हो सकती हैं, लेकिन आरबीआई के जो आंकड़े उनको तो कोई देना ही नहीं कर सकता। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मैं चाहता हूं इस बात के ऊपर आपके अदालत के माध्यम से ये जो बात कही जा रही है इसके ऊपर पूरे देश में गंभीर चर्चा हो कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% मनी इन सर्कुलेशन होता है। माने जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है उसके 2 से 3% नोट होते हैं। यदि 16 करोड़ की अर्थव्यवस्था है तो 2 से 3 लाख करोड़ रुपए में वो चलती है।
भारत की अर्थव्यवस्था में आज करीब जो जीडीपी हमारी 60 लाख करोड़ रुपए की है, इसके अनुसार इसमें 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए मनी इन सर्कुलेशन अर्थात नोट होने चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था में यदि 10 लाख करोड़ रुपए के नोट हैं तो इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए 400 से 500 लाख करोड़ रुपए की। यह अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन काले धन के रूप में जो देश के अंदर और बाहर जमा है, इसलिए यह बहुत बड़ा प्रमाण है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और इसको ठीक करने का भी यही समाधान है कि हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा, दूसरा करेंसी रिकॉल करना पड़ेगा, और इस करेंसी में भी 90% बड़े नोटों की संख्या है, 500 1000 रुपए के नोट है, और इन्हीं से ही यह सारा भ्रष्टाचार होता है, इसी से रिश्वतखोरी होती है, इसी से टैक्स की चोरी होती है, इसी से इलीगल माइनिंग होती है। तो ये 400 लाख करोड़ रुपए, ये करीब 10 लाख करोड़ रुपए के जो नोट छापे हैं, और इसमें भी 500 1000 रुपए के नोट छापे हैं, इससे हुई है, और इसको सरकार कभी भी डिनाई नहीं कर सकती, और इसको ठीक करने का समाधान भी यही। देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये ड्राइवर्स एंड डायनेमिक्स ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो फ्रॉम इंडिया, ये 1948 से 2008 इतने सालों की स्टडी के बाद रिपोर्ट बनी है। इसको अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी जीपीआई उन्होंने, और उनके मुताबिक जो काला धन है भारत का वो 500 बिलियन यानी 22.5 लाख करोड़ रुपए है। देखिए इन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई, अब भारत में काला धन कितना है ये भी अमेरिका वाले बताएंगे। देसी चोर और विदेशी लोग जो उनकी इंक्वायरी करने वाले। देखो जो मैंने बात कही है, देखिए जो रिपोर्ट बनाते हैं ये लोग इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये लोग साइंटिस्ट जो मैंने जो आपको इकोनॉमिक्स की बात बताई है उसमें एक बाबा बताएगा कितने। जब जिन लोगों के ऊपर संवैधानिक और नैतिक दायित्व था वो लुटेरे बन गए, तो ये देश की संस्कृति रही है कि जब जब देश के ऊपर कोई संकट आया है तब सन्यासी ने अपना धर्म निभाया और देश को बचाया। ये लोग भी ऐसे ही कह रहे हैं। ये सन्यासी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो जिस तरह का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, आप तो मैं कहता हूं टैक्स ज्यादा लेना ये देश के लोगों को गरीब बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य चाणक्य कहे गए कि जिस देश में जितना ज्यादा टैक्स होगा उस देश के नागरिक उतने ही गरीब होंगे और सरकारों के पास पैसा होगा फिर वो लूट मचाएंगे। तो टैक्स कम से कम होना चाहिए। ज्यादा टैक्स नहीं होता तो इन लोगों के पास में भी आज ये लाखों पति कम से कम 10-10, 15-15 लाख और होते हैं, इनके लूट लिया और उधर से उभर लिया, इनसे लिया देश के विकास के नाम पर। फिर वो बजट बना करके, ये करीब 200 लाख करोड़ रुपए के पेपर है, इसमें 200 लाख करोड़ रुपए के बजट बनाए, गया कहां? स्वर्गीय राजीव गांधी जी कह के गए कि टैक्स जो लेकर के जो बजट बनाए जाते हैं उसका करीब 10 से 15% ही विकास में खर्च होता है, करीब 80% तो लूट ही लेते हैं। तो टैक्स तो कम से कम होना चाहिए। और ये काला धन जिस दिन आ जाएगा तो 40-50 सालों तक टैक्स लेना ही नहीं पड़ेगा, हमारे देश के सारे नागरिक अमीर हो जाएंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी। स्वामी जी, बातें कह देना बड़ी बड़ी तो आसान होता है, लेकिन जब मैंने सही बात कही है, बड़ी बात आप कह सकते हो उसको, लेकिन और ये भी सही बात बड़ी बात है, तो इसमें दिक्कत क्या है? जब व्यवहार में होता है, जैसे स्विस बैंक से अगर पैसा लाना है, वहां पर ड्यूअल क्रिमिनलिटी का लॉ है। अगर स्विट्जरलैंड से आपको पैसा लाना है तो 2 देशों के अंदर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। देखिए मैं मन माना कि बाहर की संधियां करने में दिक्कत है, लेकिन करेंसी रिकॉल करने में, बड़े नोट वापस लेने में कोई स्विट्जरलैंड से पूछने की जरूरत है, इटली से पूछने की जरूरत है। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2006 से संधि पेंडिंग पड़ी है, 140 देशों का पैसा वापस आ सकता है उससे। 140 देशों में जो भारत का काला धन जमा है, चोर बेईमान गद्दार लोगों का पैसा जमा वापस आ सकता है। उस संधि को 2006 से पेंडिंग पड़ी है, 7 साल हो गए। उसको रेक्टिफाइड करने के लिए अमेरिका से, ब्रिटेन से पूछने की जरूरत है, या मॉरिशस रूट में को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से इलीगल जो है कंपनियां बना करके, इलीगल प्रोजेक्ट बना करके, और जो उसको उसके लिए कोई बाहर से जो है किसी से अनुमति लेने की जरूरत है। एक बात, 1 मिनट जो है यहां पर जो स्विट्जरलैंड के बैंक बुला लिए गए, इटली के बैंक बुला लिए गए, मैंने और आपने तो पैसा, आपने तो नहीं जमा किया ना स्विट्जरलैंड की यूबीएस बैंक में, है ही नहीं पैसा, आप लोगों ने भी नहीं किया ना। तो जब मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, हमारे जज साहब, पंत साहब ने भी नहीं किया, और आप लोग भाई यूबीएस में जो स्विट्जरलैंड के 4 बैंक और इटली के 8 बैंक है, आपने किसी ने जमा किया? तो किसी ने बुलाए? ये जो इटली के 8 बैंक, स्विट्जरलैंड के 4 बैंक, जब मैं बोलता हूं तो इनका खून खोलता है, बेईमानों के मिर्च लगती है इनके। तो मैं कह रहा हूं ये 8 बैंक तुरंत बंद करो,
और उनमें जो पैसा उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, और एक फॉरेन अकाउंट पॉलिसी बनाओ कि जिनका बाहर पैसा जमा है वो बताएं कि आखिर किनका जमा है। और उसमें भी दो तरह की पॉलिसी बननी चाहिए, एक जिन्होंने टैक्स की चोरी करके पैसा जमा कराया, और दूसरा जिन लोगों ने इलीगल माइनिंग की है, जिन लोगों ने जो है रिश्वतखोरी करके पैसा जमा कराया, विकास योजनाओं का पैसा लूटा है, उनसे तो पूरी की वसूली होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं सीधी से 5 काम सरकार कर ले तो बाकी संधियां करने की जरूरत नहीं। ये देश को ऐसे उलझा के रखते हैं, ये क्रेडिट ही नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि लोग कंफ्यूज रहें और जो है उनको लगे कि देखो सरकार तो काले धन को वापस लाने के लिए कदम उठा रही है, और जो है लोगों की आंखों में धूल झोंक दे। अब ये धूल नहीं झोंक सकते। देखिए, मैं आप जो जागरूक हो गए, जो सरकार कदम उठा रही बताता हूं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हम 22 देशों से नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट उनके साथ हो जाए, और 3 देशों से हमारे एग्रीमेंट बहुत एडवांस स्टेजेस में है। ऐसा तो नहीं कि कोई कोशिश नहीं कर रहा। ये कोशिश में होगा तो जो कोशिश करनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे। इनको करेंसी रिकॉल करने में उनको कौन सी नानी मर रही है? 2006 की यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन करने की संधि 7 साल से पेंडिंग पड़ी, उसमें दिक्कत क्या हो रही इनको? मॉरिशस रूट क्यों नहीं बंद करते? चोर बैंकों को, काला धन जमा करने वाले बैंकों को यहां क्यों बुला रखा है? फॉरेन अकाउंट पॉलिसी क्यों नहीं डिक्लेयर करते? मैंने जो काम करना चाहिए, अब बाबा से तो हिसाब मांगते हैं, बाबा तो अपने हिसाब दे। हसन अली का 1 लाख करोड़ रुपए उसका पास में है। एक घोड़ा दौड़ाने वाला व्यक्ति, मुझे तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया, और जो मुझे दिया हमने उस पूरी दुनिया को वो दिया है जो 64 वर्षों में सरकारें नहीं दे सकी है। पूरा देश कह रहा मेरे से हिसाब मांगते हैं, मेरा हिसाब तो मैं लेकर के आया हूं, आज भी दे दूंगा। अभी आपका हिसाब नहीं मांगते, आपका हिसाब 50,000 करोड़ रुपए वसूल नहीं करते। आपसे हिसाब मांगूंगा, लेकिन अभी तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस देश के नेताओं को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। देश की जनताओं को उखाड़ फेंकेगी। मैं तो गुरु की भूमिका में हूं, आप तो उनको प्रेरित करता हूं। आप ये नहीं देख रहे कि सरकार की तरफ से कोशिश तो की जा रही है। अभी जो हमारा बजट आया है उसमें वित्त मंत्री ने काले धन को कैसे वापस लाया जाएगा इसके लिए एक योजना तैयार की है। तो मैं भी तो सरकार का सहयोगी कर रहा हूं। पहली बार देश के बजट में कम से कम ये तो आ रजत जी कि भ्रष्टाचार और काला धन दोनों मुद्दे एक साथ उठाए गए, और फिर ये कहा हम इसको साझा रूप से लड़ना चाहते हैं। मैं सहयोग करना चाहता हूं तो मुझे दुश्मन मान बैठे। आप सहयोग क्या कर रहे हैं? आप तो लोगों को भड़का रहे हैं। मैं भड़का नहीं रहा, मैं लोगों को सच बता रहा हूं। आप लोगों से कह रहे हैं कि देश में इजिप्ट जैसी क्रांति हो जाएगी। इजिप्ट में तो छोटी क्रांति हुई है। बोलो आप लोग मेरी बात से सहमत हो ना? इजिप्ट में, लीबिया में तो छोटी क्रांति हुई है, यहां तो महत क्रांति होगी। इन भ्रष्ट बेईमान गद्दार लोगों ने जो 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है वो तो लेके आना है। और आगे से रजत जी जो लूटा है वो तो मुझे थोड़ा दिखता है, आगे जो मैंने देखा ना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ओफो, 89 प्रकार के हमारे देश में मिनरल्स हैं। 950 लाख करोड़ रुपए का तो 276.8 बिलियन टन तो कोयला, 15.5 जो है बिलियन टन जो है लोहा, करीब 950 लाख करोड़ रुपए का कोयला, 550 लाख करोड़ रुपए का लोहा, और सोना चांदी हीरा आदि सब लगा करके मैंने इसका आर्थिक मूल्यांकन किया तो करीब 10,000 लाख करोड़। कुछ समझ में आया राजू जी? 10,000 लाख करोड़। कितना बोला? इतना पैसा ये बेईमान और लूट लेंगे, इनको नहीं हटाया तो उखाड़ फेंका इनका। और ऐसे लोगों को बैठाओ जो देश को बेचे नहीं, जो देश को बचाएं। तो मैं तो सच्ची बात बता रहा हूं, और सच बोलना यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूं, गुनहगार हूं। आपने मुझे आपकी अदालत में ला करके बैठा दिया, मैंने क्या गुनाह किया बताइए? यहां तो ए राजा को होना चाहिए था, यहां तो कलमाड़ी को होना चाहिए था, यहां तो कोड़ा को कोड़ा मारना चाहिए था। आपने एक बाबा जी को लाके बैठा देते हो यहां पर। बाबा जी को इसलिए लाके बिठाया कि इस देश के सारे नेता कह रहे हैं कि ये जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे जरूर जी, मैं जब यूके यूएसए कनाडा में गया, प्राइमरी स्कूल के बच्चे वहां पर लोकसभा में बैठे हुए, मैंने कहा क्या सिखा रहे हो? बोले इनको पॉलिटिक्स सिखा रहा हूं। अरे मैंने कहा ये ट्रिक तो मुझे भी पता लग गया, मैं भी हिंदुस्तान में जाके सबको पॉलिटिक्स सिखाऊंगा। तो
जो काम सरकारों को करना चाहिए वो बाबा जी कर रहे हैं। लोगों को योग, सोशल स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ यदि मैं एंटी करप्शन एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन दे रहा हूं, तो ये तो मैं अपने संवैधानिक धर्म का निर्वहन कर रहा हूं, संन्यास धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहा हूं। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है और जो इल्जाम आप पर देश के लोग, जनता ने लगाए हैं, जो इल्जाम नेताओं ने आप पर लगाए हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास में है। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आप लोग 1 घंटे की आपकी अदालत में यदि 3 बार ब्रेक ले सकते हैं, तो मैं योग सिखाते सिखाते नेशनल ब्रेक क्यों नहीं ले सकता?